हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, हमने इससे पहले देखा है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है 3 भाग में बंटा हुआ है, और प्रागैतिहासिक काल में, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे मैंने 14 करा रखे हैं, लेकिन 14 क्वेश्चन में से आपको जो है 100+ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है अभी यूकेपीएससी द्वारा और यूकेएसएससी जो है एग्ज़ाम कराता है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है काफ़ी तरह से जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी उत्तराखंड में आपका प्रवक्ता का पेपर है, एफआरओ है, और आपके अन्य पेपर भी हैं, तो सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, तो आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन हो गया, उत्तराखंड राज्य में पत्रकारिता हो गया, गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा प्रमुख आंदोलन हो गया, कुली बेगार हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक उत्तराखंड का ऐतिहासिक से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे टोटल आपको क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे 22 के समथिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक बार आप एक्सप्लेन सुन लेना, और आफ्टर एक्सप्लेन जो भी होगा उसको आप जो है यहाँ पे, उसके बाद आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं आप जो है यहाँ पे कमेंट में बताना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले महाभारत से, कहाँ से? महाभारत से, और 530 एडी तक। कहाँ से? महाभारत से, और 530 एडी तक जो है महाभारत उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? महाभारत से, और 530 एडी तक। ये थोड़ा यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, 350 350 एडी से और 450 एडी तक क्या आ जाता है यहाँ पे। अब जो महाभारत से सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है महाभारत से, लेकिन महाभारत से और 530 एडी तक क्या होता है, यहाँ पे करते हैं कुणिंद राजवंश। कौन? कुणिंद राजवंश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 350 एडी से और 450 एडी तक क्या होता है, बहुराजकता आ जाती है। और उसके बाद 600 यहाँ 450 से और 447 तक यहाँ पे क्या हो जाता है, पौरव राजवंश आते हैं, और 647 के बाद यहाँ पे क्या होता है, कत्यूरी राजवंश आता है। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का जो है ऐतिहासिक काल। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद आ जाएगा मध्यकाल, उसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। अभी 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीनतम जो जाति थी वो थी कोल जाति। कौन थी? कोल जाति थी। और कोल जाति जो था, इसी को जो है प्राचीनतम जाति भी कहा जाता है, और इसी को आदिम जाति भी कहा जाता है। उसके बाद आए किरात, किरातों के बाद आए खस, और खसों के बाद आए कुणिंद। और किरात कौन है? जिन्हें हम आज की डेट में भूटिया कहते हैं, वही क्या है? किरात हैं। अब देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा कि उत्तराखंड के इतिहास को जो है 3 भाग, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जो प्राचीन काल है इसमें क्या क्या आते हैं? कुणिंद वंश आता है, शक वंश आता है, कुषाण आता है, और कार्तिकेयपुर आता है। उसके बाद आता है मध्यकाल, कत्यूरी वंश आता है, पंवार वंश आता है, चंद वंश आता है, गोरखा शासन आता है, और आधुनिक काल आता है, उसमें आ जाते हैं हमारा ब्रिटिश शासन आता है, स्वतंत्रता संग्राम आ जाता है, और ये आंदोलन यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा सबसे पुरानी जो यानी प्राचीनतम जो जाति थी वो कौन थी? कोल जाति थी। और उसके बाद क्या आता है? किरात आते हैं। किरात को आज की डेट में हम क्या मानते हैं? भूटिया मानते हैं। उसके बाद आती खस, और खस के बाद आते थे कुणिंद। अब जो यहाँ प्राचीन काल है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो है प्राचीन काल यहाँ पे, तो इसमें कुणिंद वंश हमने देखा। कुणिंद वंश तो ये कब से है? महाभारत से 330 एडी तक। अब इसमें जो है, इसे जो है कुणिंद वंश को प्रथम राजनीतिक वंश व ऐतिहासिक वंश भी कहा जाता है। अब ये पता कैसे करेंगे? जो कुणिंद वंश, ये प्राचीन काल की जो जानकारी मिलती है हमें, इसके जो स्रोत हैं वो अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण और महाभारत से मिलती है। महाभारत में जो कुणिंद है, महाभारत में कुणिंदों के लिए क्या कहा गया? द्विज कहा गया है।
ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है उत्तराखंड में कुड़िंद शासन, ये जो शासन कर थे उत्तराखंड में, ये थे आपके चौथी 5वीं शताब्दी में। कब से? चौथी 5वीं या तीसरी चौथी। ऑप्शन में अगर आपका तीसरी चौथी रहेगा तो आपको तीसरी चौथी करना है, अगर आपका जो है चौथी और 5वीं रहेगा तो आपको चौथी और 5वीं करना है, क्योंकि अलग अलग इसमें जो है अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुड़िन शासकों का जो उत्तराखंड में शासन था तीसरी और चौथी ईस्वी तक रहा। और ये हमें पता चलता है अष्टाध्यायी से। कहाँ से पता चलता है? अष्टाध्यायी से पता चलता है। अभी हमने पता किया ना कि जो हमें कुड़िन वंश की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से, अर्थशास्त्र से, विष्णुगुप्त पुराण से और महाभारत से। अब उसके बाद क्या है, प्रसिद्ध भूगोलवेता थे टोलमी। कौन थे? प्रसिद्ध भूगोलवेता थे टोलमी। और इन्होंने जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में कुड़िंद जाति के वास का उल्लेख किया है। और इन्होंने जो है कुड़िंदों को कुड़िंदस्य कहा। और ये किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कुड़िंदों को कुड़िंदस्य कहा गया है। और प्रसिद्ध भूगोलवेता थे टोलमी, इन्होंने जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा व यमुना ऊपरी क्षेत्र को जो है कुड़िंद जाति के वास का उल्लेख इन्होंने किया है। और कुड़िंदों को क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में कुड़िंदस्य कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं पाणिनि। पाणिनि जो है वह कौटिल्य, इन्होंने जो है कुड़िंदों को कुलुन तथा कुलिंद कहा है। और ये बात कहाँ पे हुई? आपको पता है कि जो अर्थशास्त्र में ये बात की गई है कि किसने जो है कुड़िंदों को कुलुन तथा कुलिंद कहा थी। ये है पाणिनि और कौटिल्य ने, दोनों एक ही हैं। ठीक है। कुड़िंद जाति उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रारंभ में कुड़िंद जाति मौर्यों के अधीन थी और कांस्य अभिलेख देहरादून से इनकी अधीनता स्पष्ट होती है। कहाँ से पता चलता है? कांस्य अभिलेख है देहरादून में। प्रारंभ में जो है कुड़िंद जाति मौर्यों के अधीन थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन सकता है कि प्रारंभ में जो कुड़िंद जाति थी वो किसके अधीन थी? तो वो थी मौर्यों के अधीन। और ये जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिली है? कांस्य अभिलेख देहरादून से इसकी जानकारी पता हुई है। अब कांस्य अभिलेख, तो कांस्य अभिलेख जो है इसकी खोज की गई थी जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 ईस्वी में। इसकी जो भाषा है, इसकी जो लिपि है, भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। कांस्य अभिलेख ये जो है स्थित है टोंस और यमुना संगम काशी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है? कांस्य अभिलेख जो है काशी देहरादून में स्थित है और टोंस और यमुना गंगा के संगम पे स्थित है। अशोककालीन शिलालेख में जो है इस नदी क्षेत्र को अपरांत व इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया है। ध्यान देना कि अशोककालीन शिलालेख में जो ये क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुलिंद कहा गया है। कौन से क्षेत्र? ये काशी के नजदीक क्षेत्र जो भी थे। कुड़िंद वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी। अब आगे देखते हैं कि जो कुड़िंद वंश है ये कैसा है। एक शक्तिशाली राजा था वहाँ पे, अमोघभूति। कौन था? कुड़िंद वंश का एक शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। और इसकी जो जानकारी मिलती है ये मिलती है मुद्राओं के आधार पर। पता चलता है कि जो कुड़िंद वंश का राजा था अमोघभूति, इसका वो कैसा था? एक शक्तिशाली राजा था। अब शक्तिशाली राजा का मतलब कैसा है कि यानी इसके पास क्या थे? ये अपने यानी धन धान्य से। तो अमोघभूति कुड़िंद वंश का जो है सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा था। अमोघभूति की जो है यहाँ पे चांदी, रजत व तांबे की मुद्राएं यहाँ पे ब्यास नदी से लेकर और अलकनंदा नदी और दक्षिण में जो है सोनेत एवं बहे तक मिलती है। अमोघभूति की जो मुद्राओं में है देवी तथा मृगांकन यहाँ पे ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में यहाँ पे लिखा गया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है। और इसमें लिखा गया है राजा कुड़िंदस्य अमोघभूति महाराजस अंकित है। क्या लिखा गया है? अमोघभूति की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं जिसमें देवी और मृग का चित्र यहाँ पे अंकित किया गया है। और इसमें जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है राजा कुड़िंदस्य अमोघभूति महाराजस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ से बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इन्होंने जो है बेहट कुड़िंद वंश की राजधानी कही और ये अंतिम समय था। और जो है एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को जो है को शिव का स्थानक रूप माना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो अमोघभूति मुद्राएं हैं,
तो ये क्या है, इनको जो है मुद्राओं के आधार पर सबसे सबसे प्रतापी राजा बताया गया था। अब कुणिन जो मुद्राएं हैं इनको क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के भागों में? 3 भागों में। और इनकी जो मुद्राएं थी वो थी द्विलिपीय मुद्राएं। कैसी थी? द्विलिपीय मुद्राएं थी। तो इसको सबसे पहले बांटा गया अमोघभूति मुद्राएं, उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और उसके बाद चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अमोघभूति मुद्राएं जो थी ये थी रजत चांदी मुद्राएं। कैसी थी? रजत चांदी मुद्राएं। अब इनकी जो विशेषता क्या थी? इन रजत मुद्राओं के पूर्व भाग पर द्विहस्ता देवी व उसके दाहिनी ओर देवी को देखता एक मृग अंकित है। कैसा था? ये जो अमोघभूति मुद्राएं थी ये रजत की यानी चांदी की मुद्राएं थी। और इनकी जो विशेषता क्या थी? इनमें मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी व उसके दाहिने ओर जो है देवी को देखता हुआ एक मृग बनाया गया है। और पृष्ठ भाग में एक वृक्ष है, स्वास्तिक है, और उसके नीचे जो है नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है। जो नदी कैसी है? नाग के समान प्रतीक है, जो चारों ओरों से मुद्रा लेख है। इस जो मुद्रा है इसकी जो लेख है वो कौन सी लेख है? ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में। और मुद्रा लेख में क्या लिखा गया? अभी हमने ऊपर भी देखा, कुणिंदस्य अमोघभूति महरजस्य। और अमोघभूति मुद्राएं जो है ये जो है हरियाणा के बेहट और जो है सुथ हरियाणा से, और बेहट सुमाड़ी और अल्मोड़ा सुनेत और ज्वालामुखी टप्पा और मेवास की प्राप्ति भी है इनमें। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे मुद्राएं दी गई हैं। और इन मुद्राओं की जो यहाँ पे अमोघभूति मुद्राएं हैं इस तरह से यहाँ पे बहुत ही प्रचलित हैं और इनके बारे में। उसके बाद जो है ताम्र मुद्राएं देखेंगे तो अमोघभूति की ताम्र मुद्राएं भी उसकी रजत मुद्राओं के समरूप थी। तो ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अभी जो अमोघभूति मुद्राएं हैं इन पे जो प्रभाव पड़ा था ये हिंद रावण प्रभाव पड़ा था। अब अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें राज्य का नाम अंकित है। क्या है? अपने राज्य का नाम उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें जो है अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें यूनानी प्रभाव का जो है प्रभाव पड़ा है। और ये जो है सबसे पुराने सिक्के हैं। कौन से? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुणिंद वंश की 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इनके नाम जो है मुद्राओं में अंकित हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त मुद्रा कौन कौन सी? इसमें जो है कुणिंद वंश के 4 राजाओं शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मगभट्ट की मुद्राओं अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई, जो अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में प्राप्त मुद्राएं 4 राजाओं के नाम, वहां से मुद्राएं प्राप्त हुई और उन मुद्राओं में कुणिंद वंश के 4 राजाओं के नाम है। कौन कौन से? शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगभट्ट। और ये क्या है? ये मुद्राएं जो है अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हो रखी हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हो रखी हैं। और ये जो मुद्राएं हैं ये कहाँ हैं? अब ब्रिटिश संग्रहालय में। उसके बाद और ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ पे? लंदन में। उसके बाद आते हैं कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्रा। तो कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितने? 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक शिवदत्त की, एक आशिक की और तथा शेष गोमित्र की हैं। किसकी? यहाँ से जो है 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कत्यूर घाटी से, जिसमें से एक शिवदत्त की, एक आशिक की तथा शेष जो थी गोमित्र की। और गढ़वाल से प्राप्त मुद्रा यहाँ से राजा विजय भूति की मुद्राएं गढ़वाल से प्राप्त हुई है। गढ़वाल से क्या प्राप्त? किसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई? ये वही विजय भूति की। और राजा शिव रक्षित की मुद्रा जो है डॉक्टर महेश्वर जोशी को लंदन संग्रहालय से प्राप्त हुई है। किसकी? राजा शिव रक्षित को जो है डॉक्टर महेश्वर जोशी को लंदन संग्रहालय से प्राप्त हुई है। किसकी मुद्राएं? राजा शिव रक्षित की। और इस किसको मिली? महेश्वर जोशी को मिली। कहाँ से मिली? लंदन संग्रहालय से मिली। उसके बाद जो है चत्रेश्वर प्रकार अथवा अनाम प्रकार की मुद्राएं, यानी जिनमें कोई नाम नहीं लिखा है। तो ये इनमें जो प्रभाव पड़ा है कुषाण प्रभाव। अभी हमने देखा कि अमोघभूति जो मुद्राएं हैं इनमें हिंद रावण प्रभाव पड़ा। उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें यूनानी प्रभाव पड़ा। तो जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें ये क्या है? कुछ अनाम मुद्राएं हैं, यानी बिना नाम की हैं। और ये जो है कुषाण प्रभाव इनमें पड़ा।
इनकी जो विशेषता है, पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है और जिसके दाएं हाथ में क्या है, त्रिशूल है। तो यहाँ पे जो है पृष्ठ भाग में क्या है, विशेषता इनकी क्या है कि पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है और दाएं हाथ में इनका क्या है, त्रिशूल है। पृष्ठ भाग में क्या है, एक मृग है, स्वास्तिक है और नीचे जो है नदी व नाग के समान प्रतीक चिन्ह है। लेख इसमें चारों ओर ब्राह्मी लिपि के मुद्रा लेख हैं और भगवतः चत्रेश्वर महात्मना लिखा है। क्या लिखा है, भगवतः चत्रेश्वर महात्मना लिखा है। पूछा जा सकता है कि जो है चत्रेश्वर प्रकार में जो है सिक्कों में या मुद्राओं में क्या लिखा गया है, तो उन मुद्राओं में लिखा गया है भगवतः चत्रेश्वर महात्मनः। और कुणिंद जो थे भगवान शिव की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, शिव के उपासक थे। जो कुणिंद थे, कुणिंद वंश था, ये शिव के उपासक थे। अब उसके बाद क्या होता है, कुणिंद के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे शकों का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है, शकों का शासन हो जाता है। अब शकों ने जो है कुणिंदों को पराजित कर इनके जो है मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्या किया, शकों ने कुणिंदों को पराजित किया और मैदानी जो क्षेत्र था इन पर अधिकार कर लिया। और कुमाऊं में सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकार की पुष्टि करती है और इनमें अल्मोड़ा में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुषाणु का शासन। तो कुषाणु का जो शासन था, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का जो श्रेय है वो कुषाणु को जाता है। कुषाणु को विदेशी आक्रांता माना जाता है जो कि चीन से आए थे और मध्य एशिया के यूची जनजाति की एक शाखा थी। कुषाण कहाँ से आए थे, ये जो थे विदेशी इन्हें जो है विदेश से आए थे और ये कहाँ से आए थे, कुषाण चीन से आए थे और मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थी। कहाँ की, मध्य एशिया की। भारत में जो कुषाण वंश की संस्थापक थे ये थे कुजुल कडफिसस। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे कुजुल कडफिसस। कौन, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस के बाद विम कडफिसस। कौन, कुजुल कडफिसस के बाद कौन, विम कडफिसस। विम कडफिसस कुषाण वंश का शासक बना और इसने पंजाब पर अधिकार किया। इसने क्या किया, कुजुल कडफिसस के बाद विम कडफिसस कुषाण वंश का शासक बना और इसने क्या किया, पंजाब पर अधिकार किया। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले कनिष्क। कौन है, कनिष्क पे आ जाते हैं। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन था, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और कुजुल कडफिसस के बाद कुषाण वंश का शासक बना। क्वेश्चन बन सकता है पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि कुषाणों का जो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, ये था कुजुल कडफिसस। उसके बाद कुजुल कडफिसस के बाद किसने पंजाब पे जो है अधिकार किया, तो वो था विम कडफिसस। कुजुल कडफिसस के बाद जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था और शासक कौन बना, ये था कनिष्क। और कनिष्क के ही शासनकाल में कुषाण वंश का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर समस्त उत्तर भारत तक फैल गया था। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश का जो साम्राज्य था मध्य एशिया से लेकर और समस्त उत्तर भारत तक फैल गया था। कनिष्क ने भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कनिष्क से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो क्या था, प्रतापी राजा था। दूसरा क्या था, इसके शासनकाल में कुषाण वंश का जो साम्राज्य था मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैल गया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की इसने शुरुआत की थी। और कनिष्क के शासनकाल में जो है भारत के हिमालय क्षेत्रों, उत्तराखंड के पर्वतीय व तराई क्षेत्रों में जो है कुणिंद का शासन था। ध्यान देना यहाँ पे कि कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ, भारत का जो हिमालय क्षेत्र था, उत्तराखंड का जो पर्वतीय और तराई क्षेत्र थे, यहाँ पे किसका शासन हो गया, कनिष्क का शासन हो गया। कनिष्क ने कुणिंदों को हराकर इनके तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और कुणिंदों को पर्वतीय भूभाग पर भी संतुष्ट रहना पड़ा क्योंकि कुषाण इतने शक्तिशाली थे कि कुणिंद उनका सामना नहीं कर पाए।
और कनिष्क व उसके बाद के कुषाण वंशीय राजाओं की मुद्राएं उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। उसके बाद क्या है कि कनिष्क था, इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं, इनकी मुद्राएं मिली हैं, कहाँ कहाँ से मिली हैं? इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं नैनीताल जनपद के काशीपुर से, जिसमें एक और स्वयं कनिष्क की आकृति अंकित है और दूसरी ओर एक मूर्ति अंकित की गई है। ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है कि कनिष्क की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं और कौन सी मुद्राएं थी? इनकी मुद्राएं थी स्वर्ण मुद्राएं और ये कहाँ से मिली है? नैनीताल जनपद के काशीपुर से। इनमें जो है और इसमें जो है जो मुद्राएं थी, इसमें क्या था, एक साइड क्या था, कनिष्क की आकृति थी और दूसरी तरफ क्या थी, मूर्ति बनी हुई थी। उसके बाद है यहाँ पे जो है हुविस्क की 44 मुद्राएं टिहरी गढ़वाल में मुनि की रेती से 1972 ईस्वी से प्राप्त हुई है और इसके पूर्व भाग में राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर ग्रीन ईरानी देवी देवताओं का चित्र जो है यहाँ पे अंकित किया गया है। किसकी? हुविस्क हुविस्क की यहाँ से जो है 44 मुद्राएं मिली। कहाँ से? टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल के कहाँ से? मुनि की रेती से 1972 ईस्वी में यहाँ से क्या हुई, हुविस्क की 44 मुद्राएं प्राप्त थी। और इन मुद्राओं में क्या है, पूर्व भाग में तो राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग में ग्रीक ईरानी देवी देवताओं के चित्र अंकित है। इन सभी मुद्राओं के अवशेषों से इस बात की पुष्टि होती है कि कुषाणों ने कुणिनों के तराई व मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया, लेकिन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों कुषाणों के अधिकार में नहीं आए, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है कुषाणों के किसी भी अवशेष की प्राप्ति नहीं हुई है और मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी कुणिद वंश का शासन था। अब जो कुषाणों का शासन था, उत्तराखंड में कुषाण जो शासन है, इनकी जो पुष्टि होती है, सबसे पहले पुष्टि होती है वीरभद्र ऋषिकेश से। कहाँ से होती है? वीरभद्र ऋषिकेश से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन करते जाना। वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त होती है कुषाणों का शासन जो है उत्तराखंड में, कि कुषाण शासन की पुष्टि कहाँ से होती है। एक तो है वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार। कहाँ है? मोरध्वज कोटद्वार। गोविषाण काशीपुर। कहाँ है? गोविषाण काशीपुर कुषाणकालीन अवशेषों के प्रमुख स्थल है। और जो दूसरी यहाँ पे है, कांति प्रसाद नौटियाल ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख करते हुए लिखा कि गोविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था। क्या लिखा है? किसने लिखा? कांति प्रसाद नौटियाल ने अपनी पुस्तक का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। क्या पुस्तक का नाम था? आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। और इसमें लिखा था, गोविषाण का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा है कि गोविषाण कुषाणों का एक प्रमुख नगर था। अब यहाँ पे क्या है, कुषाणों का पतन कैसे हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, जिसने मध्य एशिया से लेकर और समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया। लेकिन कनिष्क की मृत्यु के पश्चात उसका जो राज्य था वो बिखरने लगा और कुषाण वंश का यहाँ पे पतन बढ़ने लगा। और कुषाण वंश के पतन का कारण कुषाणों की निर्बलता थी, जिसका फायदा उठाकर योधियों ने जो है कुषाणों को परास्त किया। उसके बाद क्या हुआ, कुषाणोत्तर काल जो है, कुषाणों के बाद का समय, कुषाणों के पतन के बाद उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियां उभरी और जिनके बारे में जो है यहाँ पे उनकी मुद्राएं और अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अब उसके बाद क्या है, योधेय। कौन है? योधेय। तो इनकी जो है ताम्र मुद्रा मिली। क्या मिली? ताम्र मुद्रा। और लेख ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है? योधेय गणस्य जय। क्या लिखा है? योधेय गणस्य जय लिखा था। अग्र भाग में इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण है और पीछे के भाग में, पृष्ठ भाग में एक देवी का चित्रण था जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। मुद्रा प्राप्ति के स्थल कौन कौन से हैं? मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग, शिमला, कांगड़ा, जौनसार, भाबर, देहरादून, काला डांडा यानी कोटद्वार हो गया और सहारनपुर हो गया। और पर्वत उसके बाद आ जाते। अभी हमने क्या देखा? योधेय। इनकी जो मुद्राएं मिली, ताम्र मुद्रा मिली। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। इनमें क्या लिखा गया था? योधेय गणस्य जय लिखा था। योधेय गणस्य जय। और ये अग्र भाग में इष्ट देवता इनके क्या थे? योधेय के क्या थे? कार्तिकेय थे।
उनका चित्र यहाँ पे अंकित किया गया है। और पृष्ठ भाग में क्या है, देवी का चित्र दिया गया है और जिसका दाहिना हाथ ऊपर को उठा हुआ है। ये जो मुद्रा यहाँ से जो योधेय मुद्राएं मिली वो कहाँ से मिली हैं? मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग से, शिमला से मिली, कांगड़ा से मिली, जौनसार बाबर देहरादून से मिली, कालोडांडा यानी लैंसडाउन से मिली और सहारनपुर से मिली। उसके बाद क्या आता है, परवर्ती कुड़िंद। परवर्ती कुड़िंद यानी कुड़िंदों के मैदानी व तराई क्षेत्रों पर पहले कुषाणों ने व फिर योधेयों ने अधिकार किया, लेकिन अभी भी कुड़िंद जाति मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो है शासन कर रहे थे और इन्हें ही परवर्ती कुड़िंद कहा जाता है। परवर्ती कुड़िंद नरेशों की मुद्राएं दुग्गड्डा के पास भेड़गांव से प्राप्त हुई, जिनमें छत्रेश्वर, भानु व रावण नाम उल्लेखित था और इन ताम्र मुद्राओं में अंकित ये नाम परवर्ती कुड़िंद नरेशों के रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हम सीलवर्मन। क्या जाते हैं? सीलवर्मन युगशैल वार्षगण्य गोत्र, और ये था कहीं कहीं अलग अलग दिया है, कहीं पे दिया है 250 ईसा पूर्व और कहीं से दिया गया है, क्या दिया गया है, 300 ईसा पूर्व। ये आप पॉइंट नोट डाउन करते रहना। तो इसमें क्या है, सीलवर्मन जो है, सीलवर्मन युगशैल, तो ये जो था कालसी का प्रतापी राजा था और कालसी हमने देखा भी कहाँ पे है, देहरादून में पड़ता है। तो सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर काशी देहरादून में अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसने कराया? अश्वमेध यज्ञ ये कराया था सीलवर्मन ने। और कब से कब तक के? कहीं दिया गया 240, कहीं दिया गया 250, लेकिन 240 या 250 से और 300 ईसा पूर्व तक। सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया और बाड़वाला गांव जो है विकासनगर देहरादून के समीप स्थित है। कौन है? बाड़वाला गांव कहाँ है? देहरादून विकासनगर के समीप स्थित है। और कुछ इतिहासकार सीलवर्मन को योधेय और कुछ कुड़िंद मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ इतिहासकार सीलवर्मन को योधेय मानते हैं तो कुछ कुड़िंद मानते हैं। और श्री रामचंद्रन के अनुसार, श्री रामचंद्रन के अनुसार सीलवर्मन जो है योधेय शासक था। कैसा शासक था? योधेय शासक था, जिसने जो है कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो है यहाँ से श्री रामचंद्रन के किसके अनुसार जो है सीलवर्मन योधेय जो शासक था और कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये थे श्री रामचंद्रन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे,